हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेलिस्ट जो कि है SY BSc IT सेमेस्टर 4 कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक की, जिसमें हम सेशन वाइज कवर करने वाले होल टॉपिक को। और हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो कि एवरेजेस और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कवर करता है, उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसके जो फर्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक्चुअली बात करते हैं कि एवरेजेस या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। तो एवरेजेस या सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेशंस है। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है। अगर आप उस ऑब्जर्वेशन को किसी एक सिंगल वैल्यू से, सिंगल एक्सप्रेशन से डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस का यूज कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द एवरेज कैरेक्टर। अगर मैं स्पेसिफिकली एवरेज की बात करूं, ओके, ना कि अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की, लाइक मीडियन, मोड की। अगर एवरेजेस, जिसको मीन भी कहा जाता है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज कैरेक्टर ऑफ द डेटा, एंड दिस मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू, और व्हाट वी कैन से अरिथमेटिक मीन, इज यूज टू कंपेयर द डिफरेंट सीरीज। जो अलग अलग सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है, तो वी कैन कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ दियर मीन वैल्यूज। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि जो पहला सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन। हालांकि ऐसे इस तरह से देखा जाए तो आप बोलोगे कि कितने सेंट्रल टेंडेंसी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मीन, मीडियन, मोड, ऐसे 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में, या जिसे सिंपली एवरेजेस भी कहा जाता है या मीन भी कहा जाता है। तो जब आप मीन निकाल रहे हैं, एवरेजेस निकाल रहे हैं या अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, सबसे पहले आपको डेटा के बारे में मालूम होना चाहिए, कि डेटा की जानकारी होना चाहिए कि किस डेटा के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा आपको पता होना चाहिए। तो डेटा के क्या टाइप होते हैं? तो डेटा के अगर देखा जाए तो 3 टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है दैट इज द अनग्रुप डेटा। पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है? अनग्रुप डेटा। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका डिस्क्रीट डेटा, जिसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो तीसरे टाइप का जो डेटा होता है वो होता है हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इन तीनों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जैसे जिस तरह का डेटा होता है उस तरह के अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज चेंज होते रहते हैं। अब एक बात और याद रख लो कि रॉ डेटा जो सॉरी अनग्रुप जो डेटा होता है, इसे रॉ डेटा भी कहा जाता है। कभी आपको ऐसे पढ़ने मिल जाए कि रॉ डेटा है, तो इसे रॉ डेटा भी कहा जाता है। तो रॉ डेटा के लिए या अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे निकालते हैं, उसका एक अलग फॉर्मूला है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह के डेटा को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या किस तरह के डेटा को हम ग्रिप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अनग्रुप्ड डेटा से, या जिसको रॉ डेटा भी कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं अनग्रुप्ड डेटा से। तो अनग्रुप डेटा दिखता कैसे है, या आप कैसे पहचानोगे कि ये अनग्रुप डेटा है या रॉ डेटा है? अनग्रुप और रॉ डेटा। तो जैसे देखो, मैंने आपको कहा कि आप जाइए पर्टिकुलर एक फील्ड में सर्वे कीजिए कि लोगों की जो भी वर्किंग पीपल है उनकी मंथली सैलरी क्या है। तो आप क्या करेंगे? पर पर्सन टू पर्सन जाएंगे और डेटा कलेक्ट करके लेके आएंगे। तो आपने जो डेटा एट फर्स्ट इंस्टांस कलेक्ट की है, जैसे आप फर्स्ट पर्सन के पास गए तो उसका नाम लिखा और उसकी सैलरी लिख दी, दूसरे पर्सन के पास गए उसका नाम लिखा, उसकी सैलरी लिखी। तो आपने फर्स्ट इंस्टांस पे जो डेटा कलेक्ट किया वो क्या है? रॉ डेटा। तो अगर मान लो, अगर मैं कुछ वैल्यूज ले लूँ कि आपने ऐसे कुछ वैल्यूज कलेक्ट करके लाए कि 10, 6, 9, समझो ये लाख में लिख रहा हूँ, ओके, 10 लाख, 6 लाख, 9 लाख, देन अगेन 9, देन 18, देन 15,
then again 9, then 10, then 8, then 14 एंड 10। आपने ऐसे कुछ लोगों के डेटा क्या किए, कलेक्ट कर लिए। तो ये जो डेटा कलेक्ट करके आप लाए हैं ये रॉ डेटा है। तो जब भी इस तरह से वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा दिखे आपको इस तरह से, आप समझो ये रॉ डेटा है या अनग्रुप डेटा है। तो रॉ डेटा हो या अनग्रुप डेटा हो, इसके लिए मीन निकालते कैसे? तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस को क्या सपोज किया जाता है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को सपोज किया जाता है एक्स। इन सभी ऑब्जर्वेशन को सपोज किया जाता है एक्स। मतलब अगर बात करें तो ये क्या है, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 एंड x11। तो इस तरह से क्या है आपके डेटास। तो जब आप इसका मीन निकालते हो तो इसको, इसके मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से। इसके मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x। मतलब x के सारे वैल्यूज का क्या करना है आपको, एडिशन करना है, डिवाइड बाय n। n मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन रहे आपके। तो आप भले यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चलो यहाँ पर मैं वर्ड में लिख देता हूँ कि क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, sum of all observations whole divided by numbers of observation। तो अब यहां पर क्या करना है, ये जो 10, 6, 9, 18, 15, 9, 10, 8, 14 ये जो कुछ भी आया है ये क्या हमारे ऑब्जर्वेशन है। हमें क्या करना है, इसका सम कर लेना है। तो देयर फोर एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू इन सब का एडिशन। तो चलिए इन सबको हम ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 10 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 10। तो आता है टोटल 118, आएगा टोटल 118। अब 118 को डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि ऑलरेडी आपने हमने काउंट भी कर रखा है जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 11, तो 118 को हम क्या कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। 118 को 11 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिलता है 10.72 और 72 कंटिन्यूएशन में रहता है। तो 10.72 या 10.73 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मीन फॉर द रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा। तो रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा आपको हमेशा ऐसे ही मिलने वाला है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करके, आपको इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ये रहा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स होल डिवाइड बाय एन, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसके लिए, रॉ डेटा के लिए। अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि डेटा किस तरह से दिखेगा और उसे सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा होता है उसका पैटर्न कैसा होता है या उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आपको इंडिविजुअल आइटम्स दिए होंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ कि आपको दिया है मार्क्स, यहाँ पर आपको दिया है मार्क्स
और यहां पर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स क्या है यहां पर? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसकी फ्रीक्वेंसीज है 16, 15, 18, 10, 10, 7। तो अब यहाँ पर एक बात तो आप याद रखो, जब भी ये वर्ड आए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ टर्म्स, ओके, या नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये जो नंबर्स, ये जो वर्ड होता है, ये नंबर्स शो कर रहा होता है फ्रीक्वेंसीज को। ये किसको शो कर रहा होता है? फ्रीक्वेंसीज को। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि 4 मार्क्स आने वाले 16 लोग हैं, 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 4 मार्क्स आए हैं, 15 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 5 मार्क्स आए। तो ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ये जो वर्ड होता है, ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये वर्ड जो नंबर्स ऑफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टाइम रिपीटिशंस। तो जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि जो आपका फ्रीक्वेंसी के अपोजिट जो नंबर होगा या वैल्यू होगी या इंडिविजुअल मेजरमेंट होगा, वो क्या होगा? इंडिविजुअल होगा, वो सिंगल रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो जब भी इस तरह का डेटा आपके पास आए तो आपका मीन का फॉर्मूला क्या होगा? आपका मीन का फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स होल डिवाइड बाय समेशन एफ। अब समेशन एफ मतलब क्या हो जाएगा? आप फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड कर दो, तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ। आपको क्या करना है? इसको पूरा ऐड कर देना है, तो ये डिनोमिनेटर तो आपका सेट हो जाएगा। देन अब आपको क्या करना है? एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो फ्रीक्वेंसी और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है उसको एक्स बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और एक्स को क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो, जो करस्पॉन्डिंग है उनको, मतलब पहले रो का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो, तो ये न्यूमरेटर कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमरेटर? तो यहां पर लिखेंगे एफ एक्स और यहां पर 4 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 16 क्या है? एफ है, और 4 क्या है? एक्स है। तो मल्टीप्लाई है तो 16 4 जा 64 आ जाएगा। देन उसके बाद 15 × 5 कर देंगे। 15 × 5 कितना हो जाएगा हमारा? 75 हो जाएगा। देन 18 × 6 कर देंगे हम। 18 × 6 हो जाएगा 108। देन 10 × 7 70। देन अगेन 10 × 8 80। देन 9 × 7 63। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया करस्पॉन्डिंगली। अब हम क्या करेंगे? इसे ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिलेगा समेशन एफ एक्स। अगर मैं इसको पूरा ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? समेशन एफ एक्स मिल जाएगा। तो कितना आएगा? 64 प्लस 75 प्लस 108 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 63, तो आ जाता है 460। तो वैल्यू हमें मिलेगी 460। तो न्यूमरेटर सेट हो गया। डिनोमिनेटर के लिए मुझे क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ है? यहाँ ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी, समेशन एफ। तो इन सभी फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7, तो आ गया 76। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो देयर फोर एक्स बार इक्वल टू, देयर फोर एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स होल डिवाइड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है हमारा? 460 आ रहा है। 460 डिवाइड बाय समेशन एफ कितना होगा? 76 हो जाएगा। तो 460 को डिवाइड करेंगे 76 से, तो वैल्यूज मिलेगी हमें 6.05।
तो 6.05 क्या हो जाएगा हमारा मीन वैल्यू हो जाएगा, दैट इज द एक्स बार। तो एक्स बार इज 6.05, तो ये क्या हो गया मीन हो गया। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को पॉज कर ले और फिर से रिपीट करके देख ले, फिर भी ना समझे तो कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें। सो आई होप ये क्लियरेंस आपको आ गई है। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द